नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर गोल्स में। मैं हूं प्रेम कुमार। दोस्तों, जेपीएससी मेंस में पेपर 3 इतिहास और भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं उसका फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री का क्लास से स्टार्ट किया था और उसमें भी आधुनिक भारत से जितने भी सारे टॉपिक हैं उसको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आज का टॉपिक रहेगा सहायक संधि। आप सभी ने अभी तक बक्सर की लड़ाई तक का इतिहास देख लिया है। आधुनिक भारत में जो भी क्लासेस हुई है, अभी तक 6 क्लासेस हुई है, ये 7वां क्लास है। तो 7वां क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों? सहायक संधि। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अंग्रेज़ों ने अपना राज्य विस्तार करना प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद शुरू किया। उसके पहले उनका मुख्य उद्देश्य केवल व्यापार करना था, लेकिन प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई की सफलता ने उसे यह ज्ञान दिया कि अब वो इस क्षेत्र पे राजनीतिक रूप में भी अपने आप को स्थापित कर सकता है, और वहीं से औपनिवेशवाद का जन्म होता है। दोस्तों, भारत में औपनिवेशवाद का जन्म वहीं से होता है। औपनिवेशिक विदेशी कंपनियां जो है हमारे यहाँ पर उपनिवेश अपना बनाना शुरू करते हैं। बहुत बड़ी बात थी। तो अपना राज्य विस्तार करने के लिए उन्होंने कई सारी नीतियाँ अपनाई थी। आप सभी को पता है कि हमारे देश में अंग्रेज़ों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पर गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाते थे। ये गवर्नर जनरल यहाँ की नीतियों को निर्धारित किया करते थे। उसी में कई सारी नीतियाँ जब बनाई गई तो आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आते आते कई सारे ऐसे नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, जिसमें भारतीय राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में शामिल करना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक था दोस्तों सहायक संधि। तो सहायक संधि में हम लोग किन टॉपिकों को पढ़ेंगे और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सहायक संधि क्या है। सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये चीज़ है क्या। फिर हम पढ़ेंगे कि इसको लागू किसने किया और कब किया। फिर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इसको अपनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से थे। फिर बाद में देखेंगे कि इसका जो प्रभाव है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और हमारे देश के राज्यों पे क्या पड़ा, और साथ में निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये पूरा टॉपिक रहेगा दोस्तों। इसकी शुरुआत करते हैं, देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं। अगर आप सहायक संधि के बारे में जानना चाहते हैं, उसके डेफिनेशन को लिखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों कि सहायक संधि ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार की एक ऐसी नीति थी जिसमें ब्रिटिश कंपनी के अधिकाधिक संसाधनों की सुरक्षा करते हुए नवीन क्षेत्रों में शांतिपूर्वक विलय करने की प्रक्रिया को तीव्र किया जा सके। यानी अपने लाभों और साधनों की स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाए और नए इलाके तभी जीते जाए जब बड़े भारतीय शासकों को दुश्मन बनाए बिना सुरक्षापूर्वक ऐसा करना संभव हो। यानी सहायक संधि का सीधा मतलब है आप यहाँ के राजाओं को, यहाँ के राज्य को मदद कीजिए। क्योंकि उस टाइम भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था। कहीं हैदराबाद के निज़ाम थे, कहीं
मुंबई में कुछ राजा राज करते थे, कहीं मैसूर में अलग राजा राज करते थे, अवध में, मगध में, बंगाल में, है ना, दिल्ली में, हर जगह, कर्नाटक में आपको नए नए अलग अलग राजा मिलते थे। तो इन लोगों के बीच में ब्रिटिश साम्राज्यवाद प्रसार करने के लिए सब्सिडी अलायंस के तहत अंग्रेज़ों ने ऐसी नीति अपनाई जिसमें से उन लोगों को अपने संसाधनों को बेचने का जगह मिल जाए और साथ ही साथ वो नए नए क्षेत्रों को जीत सके इस नीति के तहत। तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि इस नीति को आखिर लाया किसने था। तो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक हमारे देश में गवर्नर जनरल बन के लॉर्ड वेलेस्ली आए। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ही ये दिमाग लगाया कि हम ऐसी नीति अपनाएंगे जिसमें हमारे संसाधनों को बेचने के लिए, यानी कि जो भी प्रोडक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में लाते थे उनको बेचने का एक क्षेत्र मिल जाए, साथ में नया नया क्षेत्र मिलते रहे और नए नए राज्य जो है उसमें शामिल होते रहे। उनका यह नीति बहुत कारगर सिद्ध हुआ, आप देखेंगे आगे जाके। अब जब लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत आया तो उस टाइम आप देखेंगे कि विश्व में क्या क्या स्थिति था, तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस और इंग्लैंड में पूरे विश्व में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। साथ ही आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1776 के आसपास में पूरे अमेरिका में एक आंदोलन चल पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों की हालत बहुत ही ख़राब थी। लेकिन उसी समय क्या होता है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चरम पे होती है। औद्योगिक क्रांति चरम पे होती है, यानी कि उसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है। औद्योगिक क्रांति चरम पे थी, ठीक है। तो अब इंग्लैंड वालों का ये समस्या सामने आई कि आखिर हम जो इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हम कहाँ पर बेचेंगे, सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या फ्रांस पैदा कर रहा था कि वो जहाँ जहाँ जा रहे थे इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी के रूप में वह सामने आ रहा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या था। हम लोग देखते हैं कि 1798 ईस्वी में भारत गवर्नर जनरल बनकर वेलेस्ली आया। वह ऐसे समय में भारत आया था जब पूरी दुनिया में फ्रांस के साथ अंग्रेज वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। फ्रांस उस टाइम आप याद कीजिए, फ्रांस में जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट आ चुके थे, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति अंग्रेज़ों की उपनिवेशवाद नीति की नींव हिलाकर रख दी थी। इसी समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति भी आसमानों की ऊंचाई छू रही थी। अतः उत्पादित माल की खपत के लिए सुरक्षित एवं विस्तृत क्षेत्र चाहिए था। ये दो कारण मैंने आपको बताया, ये याद रखिएगा। इसको लिखने से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे क्या है, आगे है कि वेलेस्ली को महसूस हुआ कि ऐसी विशिष्ट नीति राजनीति व्यवस्था की स्थापना की जाए जिससे ब्रिटिश हित सुरक्षित रह सके तथा वस्तुओं का आयात निर्यात बाधित ना हो, यानी कि उसका व्यापार ठप ना हो, वह व्यापार बहुत आसानी से करते रहे। अतः उसने अपना साम्राज्य को फैलाने के लिए 3 नीतियों का सहारा लिया। पहला क्या था? पहला था दोस्तों सहायक संधि, दूसरा था खुला युद्ध और तीसरा था अधीन राज्यों को हड़पना।
तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले तो ये 1798 में जब आए तो इस सहायक संधि को अपनाए। सहायक संधि क्या है मैंने अभी बताया। फिर इसने कहा कि जो राज्य इस सहायक संधि को नहीं अपनाएगा उसके साथ हम खुला युद्ध करेंगे और उसे जीतने का प्रयास करेंगे। और तीसरा नीति, जिन राज्यों की ये पहले से ही जीत चुके थे लेकिन वहाँ पर अभी भी राजा को बैठाया जाता था, तो उन राज्यों को पूर्णतः अपने में हड़प लेना था। तो इन 3 नीतियों ने काफ़ी ज़्यादा ही अंग्रेज़ों का विस्तार किया था। आगे हम देखते हैं। ऐसे तो हम लोगों को पता है कि सहायक संधि में जिन बातों का जिक्र होता है उसका पहला प्रवर्तक जो है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का ही था। डुप्ले ने भारतीय राजाओं के साथ क्या किया था? भारतीय राजाओं की सहायता अपनी सेना के द्वारा करते थे और साथ में क्या मांगते थे? वो दौलत मांगते थे साथ में कि भाई आप मुझे दौलत दे दो, मैं आपकी रक्षा अपने आधुनिक हथियार और सही तरीके से शिक्षित प्रशिक्षित सैनिकों के द्वारा आपकी रक्षा कर सकूंगा। तो मांग के साथ व्यापार का अधिकार भी वो ले लेता था। ठीक है, डुप्ले क्या करता था? व्यापार करने का भी अधिकार मांगता था। तो यह प्रथा अभी भी अंग्रेजों द्वारा तो चलाई जाती थी, लेकिन वेलेज़ली ने क्या किया? वेलेज़ली ने इस नीति को एक निश्चित रूपरेखा, है ना, और इसका उपयोग भारतीय शासकों को कंपनी के अधीन बनाने के लिए किया। पहले से भी ये प्रथा चली आ रही थी, लेकिन इसमें अभी तक ऐसा कोई भी बात नहीं कही गई थी जिसके जरिए, है ना, उस राज्य को जो इसके अंतर्गत आते थे उनको अपने में हड़प लिया जाए। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि सहायक संधि में आखिर किन किन बातों को रखा जाता था, जिसके कारण से भारत के कई सारे राज्य ऐसे थे जो उनको नहीं अपनाना चाहते थे। ठीक, तो वहाँ से आपको इसकी रूपरेखा और ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि सहायक संधि की नियम एवं शर्त क्या क्या थी। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे कि संधि स्वीकार करने वाले देशी राज्यों को, है ना, विदेश नीति, देशी राज्यों का विदेश नीति अधिकार समाप्त हो जाता था। यानी वो किसी भी तरीके का विदेश नीति नहीं बना सकते थे। इस प्रावधान के अंतर्गत राज्य ना तो किसी अन्य पक्ष के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर सकता था और ना ही शांति की स्थापना घोषित कर सकता था। यानी कि किसी अन्य राज्य के साथ अगर झगड़ा हो गया है तो अगर वो चाहता है कि मैं उसके साथ युद्ध करूं तो वो नहीं कर सकता था। दूसरी बात, अगर युद्ध चल रही है तो उसको शांति स्थापित करने की भी बात नहीं कर सकता था। अब आगे इसमें और क्या कही गई थी? सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो उसमें बड़े राज्यों की बात कही गई थी कि अपनी राज्य, बड़े राज्य कहने का मतलब है कि कई सारे छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, उसमें से जो सबसे शक्तिशाली सबसे बड़े राज्य होते थे उनके बारे में बात करी जा रही है कि अपनी राज्य सीमा के भीतर, अपनी राज्य सीमा के भीतर, मान लो कि ये राज्य है तो इस सीमा के भीतर, इसके अंदर, ठीक है, ऐसी सेना रखेंगे जिसका नेतृत्व ब्रिटिश अधिकारी करेंगे। इसका उद्देश्य शांति बनाए रखना होगा, यानी कि इसके क्षेत्र में शांति बनाए रखना होगा, लेकिन इस सैनिकों का जो कमांड होगा वो किसके हाथ में होगा? ब्रिटिश अधिकारी के हाथ में होगा। इस सेना के लिए संपूर्ण अधिकारों सहित एक क्षेत्र कंपनी को देना होगा, यानी कि जो सेना होगा उसका संपूर्ण अधिकार जो है अंग्रेजों के पास होगा, कंपनी के पास होगा, और कंपनी को अपना क्षेत्र में से कुछ भाग जो है दे देना होगा। तो इसमें क्या हुआ कि
छोटे राज्य जो है वो नगद में भुगतान करते थे, लेकिन बड़े राज्यों को क्या देना पड़ता था, अपने राज्य के हिस्से में से एक छोटा सा क्षेत्र देना पड़ता था। तो देखिए बहुत बड़ी बात है, यानी कि इसके राज्य में ये तो रह रहा है, अंग्रेज अपना सेना को स्थापित कर दिया। स्थापित करने से क्या होगा कि भाई यहाँ का जो राजा हमेशा डरा हुआ रहेगा कि भाई अंग्रेज लोग तो यहीं पर है, उसकी सेना यहीं पर है, और अगर उसने अपना राज्य का क्षेत्र नहीं दिया, उसको कंपनी को नहीं दिया, तब भी उसमें भी उसको डर बना हुआ रहेगा कि वो मेरे से लड़ाई करने लगेगा। तो यानी कि हर तरीके से अंग्रेज क्या चाहते थे कि उसका ही फ़ायदा हो, दूसरे का नुकसान होता रहे। फिर थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि देसी राज्य अंग्रेजों के अलावे किसी अन्य यूरोपीय कंपनी के साथ व्यापार नहीं कर सकते और ना ही नौकरी पर रखेंगे। यानी कि जो फ्रांसीसी होते थे, डच होते थे, अदर जो यूरोपीय देश हमारे देश में आके व्यापार करते थे, उन लोगों के साथ हमें व्यापार नहीं करने देने की आज्ञा थी, यानी नहीं करना है। और दूसरा कि वो मतलब क्या होता था कि विदेशियों को अपने यहाँ कुछ कुछ राजा नौकरी पे रखते थे, क्यों? क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो ऐसा भी वो नहीं कर सकते थे। कितनी सारी पाबंदियां हैं, देखिए सिर्फ हमारे राज्य, जो हमारे देश के राज्य थे, उनके ऊपर पाबंदियां लगा लगा के अंग्रेजों ने अपना फ़ायदा बनाने का कोशिश किया। फिर आगे क्या हुआ इसी में और क्या क्या बातें कही गई कि इस राज्यों को प्रशासनिक मामले में सलाह देने के लिए दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखा जाएगा। यानी कि आपको किसी भी प्रकार की प्रशासनिक मामले में सलाह चाहिए तो ब्रिटिश लोग देंगे, ब्रिटिश रेजिडेंट रहेंगे, मतलब एक अधिकारी रहेगा जो उसके बारे में किसी भी मामला, कोई भी मामला हो प्रशासनिक से रिलेटेड, तो वो उस पर हस्तक्षेप करेंगे और उनके बारे में सलाह देंगे। लेकिन एक बात कही गई कि आंतरिक मामला उनका जो भी होगा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और साथ में क्या बोला गया, देखिए हमारे देश के राज्यों के साथ एक ही पक्ष जो है उनका अच्छा था, वो क्या था कि आंतरिक विद्रोह हो या फिर बाह्य विद्रोह हो, ठीक है, दोनों से रक्षा करने की जिम्मेवारी जो है कंपनी उठा रही थी। यानी कि राज्य को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाए रखने के लिए कंपनी अपने आप को सामने लाता था। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन लोगों के साथ अंग्रेज ऐसा संधि करना चाह रहा है जिसमें केवल और केवल जो है वो अंग्रेज़ों का ही फ़ायदा हो रहा है। किसका फ़ायदा हो रहा है दोस्तों? अंग्रेज़ों का ही फ़ायदा हो रहा है। समझ गए? तो आगे अब हम लोग इसको देखेंगे कि विस्तार रूप में देखेंगे कि आगे ये आखिर किस तरीके से लागू करा गया और कौन कौन राज्य जो हैं भारत राज्य अंग्रेजों के इस संधि को मान गए। तो सबसे पहले दोस्तों 1798 ईस्वी में ही हैदराबाद में आप जानते हैं कि निजाम लोगों का शासन होता था। उन लोगों ने सबसे पहले 1798 ईस्वी में इस संधि को स्वीकार कर लिया। फिर 1799 ईस्वी में आपको पता है आंग्ल मैसूर युद्ध फोर्थ, है ना, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान जो है वो हार जाते हैं। कौन हार जाते हैं दोस्तों? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है अंग्रेज़ों के साथ हार जाते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर, और वो आपको पता है युद्ध में मारा भी जाता है। तो मैसूर का जो राजा, वडियार वंश का जो राजा फिर से बनाया गया, उसको संधि मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। फिर क्या होता है, तंजौर में जो है वो अक्टूबर 1799 में
भी इस सहायक संधि को अपना लिया जाता है। अवध के नवाब को भी 1801 ईस्वी में बाध्य कर दिया जाता है। फिर आप देखेंगे कि जो पेशवा होते हैं ना, पेशवा ये शुरू में तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम लोग देखेंगे कि नाना फडणवीस जो हैं वो बहुत चालाक आदमी होता है, वो अंग्रेज़ों की हर कूटनीतिक चालों को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। तो शुरू में क्या होता है कि पेशवा, देखिए पेशवा केवल, देखिए यहाँ पर जो मराठा होता है ना, जो मराठा होता है वो कई सारे भागों में विभक्त थे, कई सारे राज्य थे उनका, जैसे सिंधिया हो गया, होलकर हो गया, भोसले हो गया, है ना, गायकवाड़ हो गया और ये पेशवा हो गया। तो ये सभी मराठे जो है ना आपस में ही लड़ते रहते थे। इनकी सबसे बड़ी कमी यही था कि आपस में ही लड़ते रहते थे, ये संगठित नहीं थे। लेकिन इस टाइम जो है नाना फडणवीस ये जो पेशवा थे नाना फडणवीस, ये थोड़ा सा अंग्रेज़ों की कूटनीति की चालों को समझते थे और इस संधि में हमेशा उन्होंने अस्वीकार किया, इस संधि को हमेशा अस्वीकार करता रहा। लेकिन 1802 ईस्वी में आप देखेंगे कि ये लोग आपस में ही लड़ाई लड़ते रहे और उसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि हैदराबाद सबसे पहला राज्य है जो इस संधि को अपनाया। तो ये पहला पॉइंट याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। मैसूर उसके बाद सेकंड में आया, तीसरा में तंजौर आ गया, चौथा में अवध आ गया। पेशवा 1802 ईस्वी में बन गए। बरार और भोसले जो है 1803 ईस्वी में अपनाया। सिंधिया 1804 ईस्वी में अपनाया और होलकर ऐसा राज्य था जिन्होंने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया था और इनको अंग्रेज़ों ने कभी हरा भी नहीं पाया। उस टाइम का बात कर रहा हूँ, समझ गया ना। तो ये यहाँ तक बात हुई कि किन किन राज्यों ने इस संधि को शुरुआत में अपना लिया। इसके अलावा भी कई सारे राज्य थे, है ना, तो उन राज्यों को अभी पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन इन सभी राज्यों को लिखना जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि 1797 तक भारत में ऐसी परिस्थिति थी जो वेलेजली को अपनी नीति लागू करने में सहायक और काफ़ी सफल सिद्ध हुई। वो कैसे था जी, क्या क्या था आपको पता है कि दक्षिण भारत, देखिए उत्तर भारत में तो दिल्ली, उत्तर भारत में दिल्ली में तो कुछ था नहीं। वहाँ के जो शासक थे वो तो निरंकुश थे, बिल्कुल बेकार थे, है ना, किसी भी प्रकार का शासन व्यवस्था बनाए रखने में उसका कोई भी भागीदारी था नहीं। तो बच गया था दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर लगातार मैसूर राज्य, मराठा राज्य और निजामों के बीच में लड़ाई होती रहती थी। इसका फ़ायदा जस्ट अंग्रेज़ों ने उठाया। उसने क्या किया, 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजामों को संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। उसको कुछ लालच दिया, उस लालच में निजाम जो है फंस गए। फिर क्या हुआ, 1799 में मैंने तो ये बताया कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। उसके बाद मैसूर राज्य को भी इसी संधि के तहत मिला लिया जाता है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि मराठा लोग आपस में ही लड़ते रहते थे। इन्हीं मराठाओं में से क्या हुआ कि नाना फडणवीस थे, जब तक थे उन्होंने इस जाल में फंसने से हमेशा मना कर दिया। फिर आगे हम लोग क्या देखते हैं कि 25 अक्टूबर 1802 को होलकर ने क्या किया था, पेशवा एवं सिंधिया इन दोनों का संयुक्त सेना था उसको हरा दिया। तो हारने के बाद पेशवा जो थे वो थे बाजीराव द्वितीय। ये बाजीराव द्वितीय हो गया थोड़ा कमज़ोर और वो भाग के कहाँ चला गया, अंग्रेज़ों के शरण में चला गया और यहीं सबसे बड़ी भूल कर दी। और अंग्रेज़ों के शरण में जैसे ही गया तो वो क्या, कौन सी नीति अपनाएगी जी, वेलेजली हैं अभी। उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे से सहायक संधि कर लो, मैं आपकी रक्षा करूँगा, राइट। तो ये 1802 में पेशवा की हो गई कहानी ख़त्म।
फिर क्या हुआ, 1803 ईस्वी में ब्रिटिश विभिन्न युद्धों में भोसले सिंधिया को हराकर मजबूत किया जा रहा था। ठीक है, मतलब उनको मजबूर कर दिया गया कि भाई तुम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ जाओ, सहायक संधि को स्वीकार कर लो। लेकिन होलकर को कभी वो हरा नहीं पाए, है ना, होलकर को कभी हरा नहीं पाए, असमर्थ रहे कंपनी। ठीक है, तो लेकिन इतने सारे युद्ध जो हो रहे थे आपस में ही, उसमें अंग्रेज़ों की जो भागीदारी थी, उसके रीजन से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। अगर आप देखेंगे तो इन युद्धों ने कंपनी का कर्ज जो है ना 310 लाख पाउंड तक कर दिया था, जो 1797 ईस्वी में कितना था, ओनली 170 लाख पाउंड था, और वो बढ़ के 310 लाख पाउंड हो गया। तो कंपनी को हिसाब किताब भी तो करना है सही तरीके से। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान दिलाया खुला युद्ध, ठीक ना। तो फिर आगे क्या करता है, जो कंपनी है वो इंग्लैंड वेलेजली को बुला लेता है, कहता है कि भाई आपकी हो गई गवर्नरी, अब आप आ जाओ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड अब वेलेजली चला जाएगा तो उसकी नीति क्या रहेगी, उसकी नीति भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। ठीक है, परंतु कंपनी जो है भारत में एक बहुत बड़ा शक्ति बन चुकी थी, बहुत बड़ा राज्य में फैल चुकी थी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो इस संधि का प्रभाव भारतीय राज्यों पे क्या पड़ा। सबसे पहले देखेंगे हमारे भारतीय राज्यों पे इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सहायक संधि, फर्स्ट पॉइंट देखिए, सहायक संधि में भारतीय राज्य अपना स्वाधीनता खो बैठे थे, बिल्कुल खो बैठे थे, उनके पास तो किसी भी तरीके का अधिकार था ही नहीं। फिर क्या था कि वह आत्मरक्षा, कूटनीतिक संबंध बनाने, विदेशी विशेषज्ञ रखने तथा पड़ोसियों के साथ झगड़े का मतलब निपटारा करने का अधिकार भी खो दिया था। ये 2 पॉइंट हो गए। फिर इसमें क्या हुआ कि राज्य जो है ब्रिटिश रेजिडेंट, हमने देखा ना कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट उनके सभा में रखा था सलाहकार के रूप में। तो क्या हुआ कि राज्य ब्रिटिश रेजिडेंट के अधिकाधिक अधीन होता जाता है ना, यानी कि ब्रिटिश रेजिडेंट के अधिकार में ही सारा चीज़ें आने लगा, और रोज़मर्रा के प्रशासन में भी हस्तक्षेप करता रहता था। इसके अलावे इस प्रथा के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय हो गई। अब दयनीय क्यों हुई, क्योंकि जो सेना रखा जाता था तो उसके अवज में जो अंग्रेज पैसा मांगते थे उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। जिन राज्यों की क्षमता नहीं थी उनसे भी ज़्यादा वो पैसा लिए जा रहे थे, तो उनकी स्थिति क्या हो गई, पूरा समाज की स्थिति जो है दयनीय होती चली गई। अब मान लो कि किसी राजा के ऊपर अगर ये दबाव है कि उसको 100 रुपया देना है, तो इस 100 रुपया को वो क्या करेगा, अपना भी तो फ़ायदा देखेगा, तो 100 रुपया की जगह में 120 रुपया उठाएगा। किन से, वहाँ के जनता लोगों से, वहाँ के प्रजा से उठाएगा। तो क्या हो जाएगा, जनता की स्थिति धीरे धीरे दयनीय हो जाएगी। फिर आगे क्या होता है, आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने सहायक सेना का जो खर्च इतना रखा था जो राज्य की क्षमता से बाहर होता था। ये पॉइंट मैंने बता दिया, ठीक है, ये चौथा नंबर पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं। फिर इसमें क्या किया गया कि जो यहाँ के राज्य हुआ करते थे उनकी जो अपनी सेना होती थी उनको भंग कर दी गई, क्योंकि अंग्रेजों ने तो अपनी सेना उसके क्षेत्र में रख दिया था ना। तो लाखों सैनिक जो है और अधिकारी अपनी पैतृक जीविका जो है ना, जीविका वो उसी से वंचित हो गए। तो जब वंचित हो गए तो भूख से मरेंगे कि नहीं मरेंगे, पैसा तो नहीं मिलेगा। तो जिससे देश में क्या हुआ, एक बदहाली और गरीबी फैल गई। पूरे देश में क्या हो गया, बदहाली और गरीबी फैल गई। इसमें देखिए और एक बात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ के जो राजा है ना, वो प्रजा के प्रति अब उस तरीके से
काम नहीं करने लगे, प्रजा के हितों में काम नहीं करने लगे। क्यों? क्योंकि राज्य में किसी भी तरीके के जो विद्रोह होगा या फिर बाहरी आक्रमण होगा, उनसे रक्षा करने के लिए तो अंग्रेज़ों ने अपना दायित्व ले रखा है, तो राजा को बिल्कुल डर नहीं होगा किसी भी बातों का। तो वो अब जो है ना सही राजा नहीं रह गए, वो प्रजा के हितों का रक्षा नहीं करने लगे, ध्यान नहीं देने लगे। ठीक है, तो ये सारी नेगेटिव बातें हैं हमारे देश के राज्यों के लिए। अब इसमें कंपनी की तरफ से अगर देखें तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, है ना। उनका तो क्या कहते हैं उसको, सारी उंगलियां जो है घी में डूबा हुआ था। वो कैसे? देखिए कि सहायक संधि अंग्रेज़ों के लिए अत्यंत लाभकारी थी। भारतीय राज्य के खर्च पे ही बड़ी सेना रख सकते थे, जिससे कंपनी किसी भी क्षेत्र में लड़ाई लड़ सकते थे। इसके साथ तो सबसे अच्छी बात यही हुई कि भारत के कोने कोने में क्या किया, अपना सैनिक को पहुंचा दिया। अब जब जैसा इच्छा हो उस हिसाब से आक्रमण कर देता था ये, ठीक है, और दूसरे राज्यों को डराते धमकाते रहता था। ये फ़ायदा हुआ सहायक संधि से। फिर आगे इसमें देखिए क्या हुआ कि वे अपने सुरक्षा प्राप्त सहयोगी की रक्षा और विदेशी संबंधों के मामलों पर पूरा नियंत्रण रख रहे थे। यहाँ के जो सामान्य राज्य था उनको विदेश नीति पे काम करना मना कर दिया गया था। तो उनका जो विदेश नीति पे काम कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? अंग्रेज लोग कर रहे थे। जब चाहे राजा को अयोग्य घोषित कर दिया जाता था और शासन उसका समाप्त कर सकता था और उस राज्य को अपने अंदर हड़प लिया करता था। तो हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों? हम लोग ये देखते हैं कि सहायक संधि के बारे में एक ब्रिटिश अधिकारी होते थे उस टाइम। तो उन्होंने क्या लिखा था कि अपने सहयोगियों को बकरों की तरह तब तक खिला पिलाकर मोटा रखने की प्रथा थी जब तक कि वो जिबा करने के काबिल ना हो जाए। तो ऐसा ही तो कर रहे थे ना, किसी भी राज्य को जीतकर अंग्रेज क्या करते थे, वहीं का राजा को कुर्सी पे बैठा देते, लेकिन उन्हीं से सारा पैसा खर्च जो है सेना के लिए और कंपनी के लिए लिया करते थे और उसको धीरे धीरे सुरक्षा के नाम पे क्या करते थे, लूटा करते थे। और जब वक्त आता था कि अब वो अंग्रेज़ों के कुछ काम का नहीं रहा तो फिर क्या करते थे, उसको हटा देते थे। तो यही काम हुआ ना, ठीक है। तो धीरे धीरे खिला पिला के रखो, जब पूजा आए, दुर्गा पूजा, काली पूजा, तो पाठा को काट दो। यही काम हो रहा था, ठीक। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको मैं सहायक संधि के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बता पाया हूँगा, और अगर इससे क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत अच्छा आंसर कर पाएंगे। तो सहायक संधि तो यहाँ पर समाप्त हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप ये लिख के हमें भेजेंगे, टेलीग्राम में भी भेज सकते हैं, नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। उसमें आप ये लिख के भेजिए कि सहायक संधि क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में यह संधि कहाँ तक सहायक रही, वर्णन करें। आप देखें कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा फैल गया। इंडिया के तो दक्षिण भारत तक, उत्तर भारत तक, पूर्वी भारत तक, है ना, और फिर पश्चिमी भारत तक, हर कोने पे लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राज्य विस्तार था वो हो चुकी थी। तो उन चीज़ों को आप लिखेंगे यहाँ पर, किन किन राज्यों ने इस संधि को अपना लिया था, ये भी आप लिखेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो क्लास यहीं तक है आज सहायक संधि के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आपको हम विपगत सिद्धांत को बताएंगे, यानी कि गोद की प्रथा को बताएंगे कि आखिर गोद की प्रथा को क्यों अपनाया गया था। उसके लिए आप तैयार रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा।
और ये सभी जो है ना हॉट टॉपिक्स हैं दोस्तों, ये सभी हॉट टॉपिक्स हैं और इस पर ध्यान से इसको आप सुनिए, आपको याद हो जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को स्टडी फॉर गोल्स का वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप स्टडी फॉर गोल्स का जो ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए। आपको वहाँ तरह तरह के कोर्सेस मिल जाएंगे, आप उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं, उन कोर्सों को ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके लिए हो और बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको अवेलेबल करा रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ पेपर 2, अगर जेपीएससी का पेपर 2 और जिन लोगों ने खोटा भाषा ले रखा है वह रंजित सर का क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ये अभी इसमें आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, जैसा कि मैं अपना हैंड रिटन नोट से ही पढ़ाता हूँ दोस्तों। फिर आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगा, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मिलेंगे और डाउट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिलेंगे। अगर आप दोस्तों जेपीएससी में सीडीपीओ के फॉर्म को भर रखे हैं, है ना, तो उनका पीटी जो है वो भी होने वाला है। उसके लिए हम लोगों ने 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट रखा है दोस्तों। पेपर 1 से 15 मॉक टेस्ट होंगे, पेपर 2 से 15 मॉक टेस्ट होंगे और आपके लिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके पूरी टीम ने मिलकर क्वेश्चंस पेपर को तैयार किया है और आशा करता हूं कि उन्हीं क्वेश्चनों में से आपको अधिकतम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पेपर में भी देखने को मिलेगा। अगर आप झारखंड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को अभ्यास करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 7500 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपकी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकेगा दोस्तों। आप हमें फॉलो कीजिए, हमारा फेसबुक अकाउंट है, हमारा इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और अन्य जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हम लोग अवेलेबल हैं दोस्तों। आप हमें कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स का 2 चैनल है दोस्तों, एक केवल खोटा के लिए है और दूसरा जो है सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है 15,000 सब्सक्राइबर के ऊपर हो चुका है, तो आप आराम से इसको ज्वाइन कीजिए दोस्तों। आपको यहाँ पर तरह तरह के हमारे वीडियो लेक्चर्स और साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरीके से स्टडी फॉर गोल्स के साथ जुड़े रहिए। हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बना के नए नए क्लास ज्वाइन करवा रहे हैं और आपके एग्ज़ाम पैटर्न के तहत ही क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ अपना बेल आइकन दबा के रखिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।